ठाकुर साहब आप यहाँ पे? दुर्गा, मैं अपना कर्जा लेने आया हूँ। ठाकुर साहब अभी तो घर के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, अभी मैं कर्जा कहाँ से दूँ आपका? ये सारी बातें मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो बस मेरा पैसा चाहिए वापस। ठाकुर साहब थोड़ा तो रहम करो हमारे ऊपर, मेरे 4 बच्चे हैं, एक जवान लड़की है, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तू एक काम कर, ये घर बेच दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मेरा कर्जा लौटा देना। ठाकुर साहब हम बहुत गरीब हैं, हम पे रहम करो। अगर मैं ऐसे सब पे रहम करता रहा ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठाकुर साहब आपसे तो घर के हालात पे नहीं है, मेरे पति भी पूरी ज़िंदगी आपके यहाँ नौकरी चाकरी करके मर गए, पर आपका कर्जा कभी भी नहीं चुका पाए हम लोग। तुम्हें तो पता है जवान लड़की है अभी मेरी शादी को, मैं कहाँ से आपका कर्जा चुकाऊंगी? और ये घर बेच दिया तो मैं अपनी जवान लड़की को लेके कहाँ जाऊंगी? ठाकुर साहब हम पे रहम करो, ठाकुर साहब ऐसे नहीं करो। एक काम कर सकता हूँ मैं, तेरा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा और बदले में तुझे बहुत सारे पैसे भी दे दूंगा, तुम लोगों के दिन बदल जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं ठाकुर साहब। देख तुझे अपनी जवान लड़की की तो फिक्र है ना, तो चल इस फिक्र को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तू एक काम कर, अपनी बेटी आशा की शादी मुझसे कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? आशा तो आपसे 3 गुना छोटी है उम्र में, आप तो उसके बाप के समान है, फिर भी आपने ये सोचा भी कैसे? अरे दुर्गा, मेरा एहसान मान कि मैं शादी के लिए बोल रहा हूँ। देख पूरे इज्जत से लेके जाऊंगा उसे, नहीं तो तू कहाँ से करेगी अपनी जवान छोरी की शादी? राज करेगी तेरी बेटी मेरे यहाँ, देख ले सोच ले, तुम लोगों के दिन बदल जाएंगे। माँ जल्दी से खाना दे दो, भूख लगी है। मान जा दुर्गा, मान जा मेरी बात, अपनी छोरी का ब्याह मेरे से कर दे। देख तेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें रोज भर पेट खाना मिला करेगा, उनके दिन बदल जाएंगे। सोच क्या रही है? मान जा मेरी बात। माँ कहाँ हो आप? ठाकुर साहब आप? प्रणाम। प्रणाम आशा। देख दुर्गा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मेरी बात पे गौर जरूर करियो, ठीक है? ये ठाकुर साहब किस बात पे गौर करने के लिए बोल रहे थे माँ? नहीं आशा बेटा कुछ खास नहीं। माँ खाना दे दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। रिंकू मेरे भाई आज खाने का इंतजाम नहीं हो पाया, मतलब आज हम लोगों को फिर भूखा सोना पड़ेगा। मैंने मालकिन को बहुत बोला माँ कुछ पैसे दे दो, पर मालकिन ने कहा कल दूंगी। अब जब मालकिन कल पैसे देंगी तभी राशन आ पाएगा। माँ ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है माँ? काम के नाम पे सब खून चूस लेते हैं और जब पैसे मांगो तो सबके मुंह बन जाते हैं। अभी मैं पड़ोस से किसी के घर से चावल उधार ले आती हूँ माँ, अगर कोई दे देगा चावल तो आप चावल ही बना लेना। दीदी आप जल्दी जाओ, फिर देखो अगर कोई चावल दे देता है तो, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दीदी जल्दी चावल ले आओ। रिंकू मेरे भाई, मेरे इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम लोगों को भूखा सोना पड़ता है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी तुम तीनों बाहर जाओ और खेल लो, मैं तब तक चावल का इंतजाम करती हूँ। माँ आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तू जा चावल लिया किसी के घर से उधार। दुर्गा मैंने ठाकुर को जाते देखा, क्यों आया था ये तेरे घर? ठाकुर अपने कर्जे की रकम मांगने आया था। आपको तो पता है घर के हालात, घर में तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, मैं कर्जे की रकम कहाँ से चुका दूँ? हाँ दुर्गा तू सही कह रही है, मैं तेरी मदद कर तो देती, पर मैं तो खुद मजबूर हूँ, मैं तो खुद बहू और बेटे की मोहताज हूँ। आशा आई थी अभी हमारे घर चावल मांगने, पर मेरी बहू ने उसे धुतकार के भगा दिया। घर में इतने सारे चावल रखे हुए थे, अगर एक कटोरी चावल दे देती तो मेरी बहू का क्या बिगड़ जाता? तुम्हें पता दीदी आज ठाकुर क्या कह रहा था? ठाकुर कह रहा था कि वो हमारा सारा कर्जा माफ़ कर देगा, पर बदले में मैं उसकी शादी अपनी आशा से कर दूँ। ये क्या कह रही है दुर्गा तू? वो बूढ़ा आदमी, उसने ऐसी सोची भी कैसे? हमारी आशा तो भी बच्ची है उसके सामने। आशा बेटा तू सही तो कह रहे थे ठाकुर साहब। माँ वैसे भी मैं आप लोगों पे बोझ ही तो हूँ। नहीं बेटा ये क्या बोल रही है तू मुझ पे बोझ नहीं है। पर माँ अगर ठाकुर साहब हमारा कर्जा माफ़ कर देंगे तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना। वैसे भी सबने हमें चावल देने से मना कर दिया माँ, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की।
कम से कम ठाकुर साहब हमारी मदद तो कर रहे हैं। ऐसे कब तक मेरे बहन भाई भूखे सोएंगे माँ? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी ठाकुर साहब से कर दीजिए। अगर मेरी एक की कुर्बानी देने से घर के हालात सुधरते हैं तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है माँ। दुर्गा, तुझे तो अपनी बेटी पे नाज होना चाहिए। तेरी बेटी सचमुच हीरा है, हीरा। भगवान ने इसे शायद तुम सबका बोझ उठाने के लिए पैदा किया है। ठीक है दुर्गा, तो मैं चलती हूँ। मैं तुम तीनों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पाई, किसी ने भी हमें चावल नहीं दिए। कोई बात नहीं है दीदी, आज हम भूखे ही सो जाएंगे। हे भगवान, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा परिवार आए दिन भूखे सोता रहता है। मेरा मार्गदर्शन करो भगवान, क्या करूँ मैं? आशा, तू यहाँ पे? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं चाहती हूँ हमारी शादी के बाद मेरे तीनों बहन भाई शहर में अच्छे से पढ़े लिखें, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है आशा, तेरी ये शर्त मैं मान लेता हूँ। वैसे भी शादी के बाद जो मेरा है वो सब तेरा ही तो होने वाला है, और मैं तेरे से वादा करता हूँ जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं शादी की तारीख कब की तय करा दूँ? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे ना चाहते हुए भी घर के हालातों के आगे मजबूर होके मुझे ठाकुर साहब से शादी करनी पड़ी। आशा बेटा, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? इतना क्यों करती है तूने तो मुझे अपना कर्जदार बना लिया आशा बेटा। और बताइए माँ, मेरे तीनों बहन भाइयों की पढ़ाई ठीक चल रही है शहर में? उनसे बात हुई फ़ोन पे या नहीं? हाँ बेटा, कल ही बात हुई थी। तीनों की पढ़ाई ठीक चल रही है। तेरी वजह से ही तो हम सबके दिन बदल गए बेटा। भगवान तेरी जैसी बहन सबको दे। नानी, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे मेरे लाडे सर, इसमें कोई पूछने की कोई बात है? जा तू खेल ले बाहर। और सुन, घर के बाहर ही खेलना, घर से दूर नहीं जाना कहीं। आशा, सच सच बता बेटा, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? ये कैसा सवाल है माँ? मेरी खुशी तो आप लोगों से जुड़ी हुई है। आप लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। नहीं, मेरा मतलब दामाद जी ज़्यादा ताने फाने तो नहीं मारते हैं? नहीं नहीं माँ, ताने फाने तो नहीं मारते, पर हाँ इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपको पता है माँ, इनको कैंसर है। और माँ, डॉक्टर ने कहा है कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये क्या कह रही है आशा तू? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। भगवान मेरी बार बार क्यों परीक्षा ले रहा है माँ? भगवान को मुझ पे तरस नहीं आ रहा है? मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है माँ? अगर इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा माँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा दामाद जी को। शुभ शुभ बोल तू। मुझे तो इनके ठीक होने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है माँ। डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं पानी लेके आती हूँ। आशा, मुझे माफ़ कर दे आशा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये वक्त इन सब बातों का करने का नहीं है जी। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। आशा! ये क्या हो गया जी आपको? ये कैसे गए आप? नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं अकेले कैसे रहूँगी? और मेरे देखते ही देखते इन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया और मैं कुछ ना कर सकी, और मैं छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। धीरे धीरे समय तो बीतता गया, पर मेरी घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गईं। अब मेरे ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही रहा, मेरे भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना और अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना। शहर में मेरे भाई बहनों के खर्चे दिन पे दिन बढ़ते गए, और मैं अपने आगे का भविष्य ना देखते हुए भी उन पे अपनी सारी पूंजी लुटाती गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा अपना बच्चा भी है। अपने भाई बहनों के प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। और फिर एक दिन, माँ, दीदी कहाँ है? हाँ, तेरी दीदी को फ़ोन कर दिया है, वो बस आने वाली होगी। तू बता, शहर में सब ठीक है? पिंकी, कैसी है बहन तू? तू तो बहुत बड़ी हो गई है, और तू शहर में रह के तो पूरी शहरन बन गई है। ये फालतू की बातें छोड़ो दीदी, ये बताओ
आपको कहा था ना कि पैसे भिजवा देना, तो आपने टाइम पे पैसे क्यों नहीं भिजवाए? पिंकी, मेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है इस समय। जितने पैसे तूने मांगे थे उतने पैसे का मैं इंतजाम नहीं कर पाई। और तू तो जानती है ना पिंकी, अब धीरे धीरे मुन्ना भी बड़ा ही हो रहा है, उसके भी खर्चे थोड़े से बढ़ गए हैं। इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं? तो सीधे सीधे कह दो ना दीदी कि अब हमसे ज़्यादा आपको अपना बेटा प्यारा हो गया है। पिंकी, ये तू अपनी बड़ी बहन से किस तरीके से बात कर रही है? मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं बोला है माँ, जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। दीदी को क्या फर्क पड़ता है माँ, हम मरे हैं जिए। मुझे पैसे की कितनी ज़रूरत थी माँ, मुझे शहर से यहाँ आना पड़ा, उसके बाद भी ये पैसा देने से मना कर रही हैं। पिंकी मेरी बहन, तू नाराज़ मत हो, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, वो सारे बेच के उससे जो भी पैसा आएगा वो मैं तुझे दे दूँगी। ये क्या बोल रही है आशा तू? तेरे पास ले दे के वो गहने ही तो बचे हुए हैं। अभी तेरा पूरा जीवन पड़ा हुआ है तेरे आगे। अगर तू वो गहने बेच देगी तो फिर आगे क्या? गहने मेरे भाई बहनों से ज़्यादा बढ़ के थोड़ी है माँ। अब तेरे भाई बहन बड़े हो गए हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी उठाने दे। ये लो पिंकी, मेरे गहने बेच के बस इतने ही पैसे आए, शायद इनसे तुम्हारा काम चल जाए। सारा काम तो नहीं चल पाएगा, पर थोड़ा बहुत काम तो चल ही जाएगा इन पैसों से। जाओ पिंकी, और अच्छे से पढ़ाई करना अपनी। तूने अपना सब कुछ अपने बहन भाइयों को शहर में बसाने में लगा दिया, और ले दे के तेरे पास जो गहने थे वो भी तूने बेच दिए। अब तू अपना जीवन आगे का कैसे काटेगी? तू अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? उसके भी तो खर्चे बढ़ेंगे ना अभी आगे आगे। अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हो? बहन भाई भी तो मेरे ही है ना वो। अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो मेरी मदद नहीं करेंगे? बस एक बार रिंकू की और बिट्टू की अच्छी सी नौकरी लग जाए, फिर हमारे दिन फिर बदल जाएंगे। और बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए जिससे हम अपनी पिंकी की शादी कर दें। माँ, आपको पता है रिंकू की और बिट्टू की दोनों की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है शहर में। अब दोनों बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं। हाँ, रिंकू से मेरी कल फ़ोन पे बात हुई थी, वो मुझे बता भी रहा था। और पता है उसे बहुत अच्छा घर भी मिला है ऑफिस की तरफ से। ये सब तेरी वजह से ही तो संभव हो पाया बेटा। तूने अपने भाई बहनों की ज़िंदगी बना दी। माँ, मैं ये सोच रही थी मुन्ना को भी ना मैं रिंकू के पास ही भेज दूंगी, तो ये भी शहर में उन्हीं के पास रह के पढ़ लिख लेगा। मैं तो कह दूंगी रिंकू को, देख अब मैं थक गई हूँ, अब तू अपने भांजे की आगे की जिम्मेदारी निभा। अरे हाँ हाँ, और क्या, क्यों नहीं, उसका भी तो इकलौता भांजा है भाई, मामा होने के नाते उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। अब तो दोनों को देखने का बहुत ही मन कर रहा है माँ, तो मैं रिंकू को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि एक बार गाँव आ जाए। माँ, आपको पता है रिंकू के साथ बिट्टू भी आ रहा है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है माँ, पता नहीं ये लोग कब तक आएंगे। अपनी खुशी पे थोड़ी लगाम लगा, इतना खुश तो मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि आज बहुत समय के बाद देखेगी अपने दोनों भाइयों को एक साथ, इसीलिए तेरे तो पैर ही जमीन पे नहीं है आज। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ये कहाँ रह गए पर ये लोग, आए क्यों नहीं अभी तक? लो जी, आ गए। बहुत लंबी उम्र है दोनों की। नमस्ते माँ। नमस्ते दीदी। माँ, दोनों कैसे राजा बाबू से लग रहे हैं ना। आज इन्हें देख के मेरे जीने का मकसद सफल हो गया माँ। ये सब हमारी अपनी मेहनत का ही तो फल है दीदी। हमने ये मुकाम हासिल करने में बहुत मेहनत की है। हाँ हाँ मेरे भाई, तूने बिल्कुल सही कहा, ये तुम दोनों की मेहनत का ही तो फल है। तुम दोनों ने वाकई में बहुत मेहनत की है। माँ, बस एक काम और बचा है अभी, इन दोनों की शादी। अब अच्छी सी लड़की देख के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। दीदी, यही खुशखबरी देने तो हम यहाँ आए हैं। एक्चुअली हम दोनों ने शादी कर ली है। वो क्या है ना दीदी, ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि आप लोगों को बताने का मौका ही नहीं पड़ा। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? अरे दीदी, आप बता तो रहे हैं, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है। वो दीदी, मैं क्या कह रहा था, अभी शहर लौट के ना सब लोगों को पार्टी वगैरह देनी है, तो कुछ पैसे का इंतजाम हो जाता तो अच्छा होता। हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं, थोड़े से पैसे की ज़रूरत तो मुझे भी है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अब तो तुम दोनों नौकरी कर रहे हो, कब तक पैसे मांगते रहोगे अपनी बड़ी बहन से? अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं उठाते हो? मेरा तो हाथ बहुत तंग चल रहा है भैया, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं तो जैसे तैसे करके अपना बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। बल्कि मैं तो थोड़ी सी उम्मीद इस बार तुमसे ही लगा के बैठी थी कि तुम लोग मेरी थोड़ी सी पैसों से मदद कर दो। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? तुम्हें पता है शहर में कितने खर्चे होते हैं, और अभी नई नई हमारी शादी हुई है,
हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं मालूम था, वो मैं कभी रही नहीं ना शहर में। हाँ, शहर के तो खर्चे बहुत होते हैं, आइंदा ऐसे मैं कभी तुमसे उम्मीद भी नहीं करूँगी। बस मुझे इस बात का दुख है कि तुम दोनों ने नई ज़िंदगी शुरू की और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद के अलावा। देख ले आशा, मैंने तुझे हमेशा चेतावनी दी कि अपने भाई बहनों के प्यार में इतनी अंधी मत हो, और तूने क्या किया, अपने आखिरी बचे हुए गहने तक बेच दिए। देख ले उसका फल आज। तू इन भाइयों से मदद की उम्मीद कर रही थी जो अभी भी तेरे से मदद की उम्मीद करते हैं। धिक्कार है ऐसे भाइयों पे। जैसे तूने इन सब की जिम्मेदारी उठाई है, भला ये तेरे बेटे को रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं? मैं दावे से कह सकती हूँ आशा, ये बिल्कुल नहीं उठाएंगे तेरे बेटे की जिम्मेदारी। क्या ये सब बकवास बातें सुनने के लिए हमें शहर से बुलाया? खामखा हमारा टाइम वेस्ट करा दिया। चल रिंकू, खामखा यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ मेरे भाई, अब तुम्हारी बहन के पास पैसे नहीं है देने को, तो तुम्हारा तो टाइम वेस्ट ही होगा ना। तो तुमने कौन से दे दिए पैसे हमें दीदी, जो ऐसे ताने मार रही हो? अरे रुको तो, ऐसे नाराज होके तो मत जाओ। एक बार फिर मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया माँ। एक बार फिर आज मैं अपने रिश्तों के आगे हार गई। जिन रिश्तों के लिए मैंने अपने आप को आग में झोंक दिया माँ, आज वही मुझसे मुंह फेर के चले गए। ये मेरे वही बहन भाई है माँ, जिनको मैंने शहर पढ़ने भेजा था। ये इतना कैसे बदल गए माँ? आशा, तूने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और मुझे ऐसे लगता है कभी कभी इंसान को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आजकल का समय बदलते रिश्तों का है आशा, कोई अपना नहीं होता।